हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो है क्लास 10th की केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्लास 10th की केमिस्ट्री में टोटल 5 चैप्टर इंक्लूडेड हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है आपका वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सेकंड चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट। थर्ड है मेटल एंड नॉन मेटल। फोर्थ है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एंड लास्ट है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। जिसमें से कि 3 चैप्टर्स मेटल एंड नॉन मेटल तक हम लोग को हाफ ईयरली के पहले तक कवर कर लेने हैं। बाकी के 2 चैप्टर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के बाद कवर करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है क्या, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग सबसे पहले यहीं पर स्टार्ट करेंगे चैप्टर नेम से ही कि व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शन और व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन यहाँ पर पढ़ना हमारा जो है वो मेन टॉपिक है। लेकिन केमिकल रिएक्शन को पढ़ने से पहले, ठीक है, आपको एक और चीज समझनी बहुत ज़रूरी है और वो है क्या, केमिकल चेंज। क्या है, केमिकल चेंज। तो जो बच्चे केमिकल चेंज को अच्छी तरीके से समझते हैं, ठीक है ना, उनके लिए केमिकल रिएक्शन समझना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज ये एक ऐसा टॉपिक है जो क्लास 5th या 6th से, ठीक है, थोड़ा थोड़ा हम लोग को इंट्रोड्यूस कराते आए हैं। ठीक है ना, 6 में भी है, शायद 7 में भी है, 8 में भी है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, और 9th में भी क्लास में भी फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज गिवन। तो केमिकल चेंज होता क्या है, तो बेसिकली आप ये समझिए कि इस तरीके का चेंज जिसमें मैटर अपना केमिकल कंपोजिशन जो है वो बदल देता है। ठीक है ना, ऐसा चेंज, ठीक है ना, जिसमें मैटर का केमिकल कंपोजिशन बदल जाता है। अब कहने का मतलब, अगर आप इसको ध्यान से समझिए, जैसे कि कोई भी मैटर है, सपोज करते हैं एक मैटर है मेरे पास ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज एक मैटर हमने ले लिया है। डेफिनेटली ग्लूकोज का कुछ केमिकल फॉर्मूला होगा, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलेंगे कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ दिस मैटर। तो इसका केमिकल कंपोजिशन हो गया C6H12O6। ठीक है, तो ये ग्लूकोज का जो एक पार्टिकल है वो C6H12O6 है। बात समझ में आ रही? तो ग्लूकोज के मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स मिलियंस बिलियंस पार्टिकल्स होंगे, जिसमें से कि एक पार्टिकल्स कैसा होगा, C6H12O6 के जैसा होगा। तो ऐसा कोई चेंज अगर हम इसमें लाएं जिससे कि इस मैटर का, ठीक है ना, इस मैटर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स का केमिकल कंपोजिशन बदल जाए, तो दिस टाइप ऑफ चेंज इज नोन एज क्या, केमिकल चेंज। ठीक है ना, चेंज इन विच द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ एनी मैटर विल चेंज इज नोन एज केमिकल चेंज। तो ऐसा मैं क्या कर दूं जिससे कि ग्लूकोज के एक पार्टिकल्स या फिर ग्लूकोज के ईच एंड एवरी पार्टिकल्स जो है वो अपना केमिकल कंपोजिशन बदल दे। तो मैं इसके लिए, ठीक है, ग्लूकोज को अगर मैं पानी में डिसॉल्व कर दूंगा तो क्या ग्लूकोज के पार्टिकल्स जो है उनका केमिकल फार्मूला बदल जाएगा? डेफिनेटली नहीं बदलेगा। तो इसे हम केमिकल चेंज कंसीडर नहीं करेंगे। तो केमिकल चेंज नहीं हुआ तो क्या हो गया, ये फिजिकल चेंज हो गया। बात समझ में आ रही? तो केमिकल चेंज कैसे हो सकता था, अगर मैं इसी ग्लूकोज को लेकर के बर्न कर देता हूँ। ठीक है ना, बर्न कर देता हूँ मतलब कि क्लास 8 में हम लोग पढ़े हैं कंबस्टन रिएक्शन, कि इसका मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा देता हूँ, इसको इग्निशन टेम्परेचर तक हीट करता हूँ जहाँ पे वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और CO2 और H2O रिलीज कर देगा। तो ग्लूकोज के जितने भी C6H12O6 पार्टिकल्स होंगे वो सभी के सभी CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाएंगे। तब यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि इस मैटर के पार्टिकल्स का केमिकल कंपोजिशन बदल चुका है। अब ये कैसा चेंज है, हमारा केमिकल चेंज है। बात समझ में आ रही है? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो बेसिकली दैट चेंज इज नोन एज केमिकल चेंज वेयर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर चेंज इट्स केमिकल कंपोजिशन। बात समझ में आ रही है? अब थोड़ा सा
आगे बढ़ते हैं। तो ये चेंज तो हो गया आपका केमिकल चेंज। तो अब इस केमिकल चेंज में, ठीक है ना, केमिकल रिएक्शन क्या हुआ, ठीक है ना, ये तो केमिकल चेंज हो गया और अब इसमें केमिकल रिएक्शन क्या होगा, ठीक है। तो 1 मिनट, आइए आपको दिखाते हैं। तो बेसिकली हम लोग केमिकल चेंज को देख रहे थे कि केमिकल चेंज क्या होता है। इसको अगर मैं थोड़ा सा, ठीक है ना, सही तरीके से जो है वो एक जनरल फॉर्म में लिख लूँ तो इस तरीके से लिख दूंगा कि केमिकल चेंज आर दोज टाइप ऑफ चेंज इन विच देयर इज समथिंग कॉल्ड ओरिजिनल सबस्टांस, है ना। जो हम लोग शुरुआत में सबस्टांस लिए थे, जैसे कि ग्लूकोज लिए थे, है ना, उस ओरिजिनल सबस्टांस को हमने कुछ इस तरीके से चेंज कर दिया और ये न्यू सबस्टांस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से कि इसका केमिकल फार्मूला और इसका केमिकल फार्मूला एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो अगर इसका केमिकल फार्मूला, ठीक है ना, C1 है तो इसका केमिकल फार्मूला दूसरा हो जाएगा C2। कम कहने का मतलब समझिए कि C1 और C2 कभी भी एक दूसरे से मैच नहीं करें, ठीक है। अब अगर इनके केमिकल कंपोजिशन सेम नहीं है तो डेफिनेटली इनकी प्रॉपर्टीज, अगर इसकी प्रॉपर्टी माने P1, इसकी प्रॉपर्टी माने P2, तो P1 और P2 भी एक दूसरे से कभी भी मैच नहीं करेंगे, ठीक है ना। एक और जो कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल चेंज का वो कि सिंपल मेथड से हम लोग इस न्यू सबस्टांस को ओरिजिनल सबस्टांस में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। मतलब कि ये क्या हो गया हमारा, इरिवर्सिबल, ठीक है, मतलब ये रिवर्सिबल नहीं है, समझ में नहीं। तो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज, ठीक है। अब एक बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि इसी केमिकल चेंज में, ठीक है ना, जब ओरिजिनल सबस्टांस न्यू सबस्टांस में कन्वर्ट हो रहा था, चाहे केमिकल कंपोजिशन में बदलाव हो रहा था, तो क्या कोई इस चीज को देख सकता है? नो वन कैन सी इट, ठीक है, कि ओरिजिनल सबस्टांस अपना केमिकल कंपोजिशन बदल रहा है, ठीक है। तो बदल तो नहीं रहा है, ठीक है ना, देख तो नहीं पा रहे हम लोग, लेकिन डेफिनेटली इसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ है, ठीक है ना। दूध से दही बनते हुए तो हमने नहीं देखा, लेकिन ये फाइनली देखा कि दूध इज कन्वर्टेड इनटू दही कहने का मतलब मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड, ओके। तो अब जो केमिकल कंपोजिशन मिल्क का होगा, क्या वही केमिकल कंपोजिशन कर्ड का भी होगा? डेफिनेटली नॉट, ठीक है। तो केमिकल कंपोजिशन दोनों के क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब ये बात, ठीक है ना, ध्यान से समझने वाली है जरूर कि मिल्क जो है वो कोई सिंगल मैटर नहीं है, वो कई सारे मैटर्स का मिक्सचर है, ठीक है। कर्ड जो है वो सिंगल मैटर नहीं है, कई सारे मैटर्स का मिक्सचर है। तो उसमें कई सारे मैटर्स के केमिकल कंपोजिशन आपस में चेंज होते रहते हैं, तो उसका हम लोग एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं बता सकते, बात समझिए। अब आते हैं हम लोग कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो देयर इज समथिंग by which this original substance convert into new substance and we don't know what is this, ठीक है। तो इसी को, ठीक है ना, इस ये ओरिजिनल सबस्टांस का केमिकल चेंज कैसे हुआ, इस चीज का स्टडी, ठीक है ना, आप पोस्ट ग्रेजुएशन तक करते रहेंगे। मतलब अभी तो आप क्लास 10th में हैं, 11th में पढ़ेंगे, 12th में पढ़ेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, इन सभी में आपको यही चीज पढ़ना है कि किस तरीके से ओरिजिनल सबस्टांस कन्वर्ट हो रहा है न्यू सबस्टांस में, ये ना। इसके जो बीच का प्रोसेस है वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है, लेकिन इस शॉर्ट टाइम को स्टडी करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा लंबे समय की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। 4 साल, 5 साल, 10 साल भी लग सकते हैं पूरे प्रोसेस को समझने में। तो एकाएक सब कुछ समझ जाएंगे, किस तरीके से चेंज हुआ ये समझ जाएंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन देयर इज समथिंग विच इज हैपन हियर एंड वी डोंट नो, बट हम लोग चलो उसको एक क्षण के लिए मान लेते हैं कि जिस भी प्रोसेस के थ्रू
ये ओरिजिनल सबस्टांस न्यू सबस्टांस में चेंज हुआ, उसके बारे में एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन उसको एक नाम दे देते हैं, ठीक है ना, कि जिस प्रोसेस के थ्रू कोई केमिकल चेंज होगा उस प्रोसेस को बोलेंगे क्या हम लोग, केमिकल रिएक्शन। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग, केमिकल रिएक्शन। द प्रोसेस बाय विच एनी केमिकल चेंज अकर इज नोन एज केमिकल रिएक्शन, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो केमिकल चेंज जब होता है तो केमिकल कंपोजिशन बदलता है। ये केमिकल कंपोजिशन एग्जैक्ट कैसे बदला है वो बहुत ही शॉर्ट टाइम में वो बदल जाता है, लेकिन हम लोग, ठीक है ना, इतने छोटे समय के अंदर क्लास 10th में ये सब कुछ नहीं पढ़ लेंगे कि कैसे मिल्क कन्वर्ट हो गया कर्ड में, कैसे आयरन में रस लग गया, या फिर एनी अदर केमिकल प्रोसेस, सब एग्जैक्ट नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, क्लास 10th में। लेकिन हाँ, उस प्रोसेस को, ठीक है ना, अब पढ़ना शुरू कर सकते हैं। तो ये जो केमिकल चेंज हुआ, ठीक है ना, जिस भी प्रोसेस के थ्रू हुआ उसको हमने एक नाम दे दिया है, वो नाम क्या है, केमिकल रिएक्शन। द प्रोसेस बाय विच एनी केमिकल चेंज अकर इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। तो अब केमिकल रिएक्शन जो है वो समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो केमिकल रिएक्शन को अगर आपको डिफाइन करना हो तो डिफाइन कर सकते हैं, कैसे बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन, पहले तो आप हेडिंग डाल देंगे, ठीक है, द प्रोसेस बाय विच केमिकल चेंज अकर, द प्रोसेस बाय विच chemical change occur is known as chemical reaction, is known as chemical reaction। तो ये हो गया हमारा केमिकल रिएक्शन। अब हम लोग एक बात ध्यान में दे रहे थे कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है ना, तो वो किसी केमिकल चेंज के प्रोसेस को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल चेंज में हम लोग देख रहे थे कि हमेशा एक ओरिजिनल सबस्टांस हुआ करता था, ठीक है ना, ये ओरिजिनल सबस्टांस के केमिकल कंपोजिशन में कुछ चेंज होता था और ये न्यू सबस्टांस में कन्वर्ट होता था, ठीक है ना। अब यहीं पे हमें एक टर्म पढ़ना है कॉल्ड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो केमिकल चेंज के अंदर जो ओरिजिनल सबस्टांस हमने लिया था, ठीक है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। उसी को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, ठीक है। और जो न्यू सबस्टांस फॉर्म होता है आफ्टर केमिकल रिएक्शन, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोडक्ट। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोडक्ट। तो अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे कि व्हाट इज रिएक्टेंट और व्हाट इज प्रोडक्ट, तो डेफिनेटली the original substance which take part in chemical change is known as reactant, ठीक है ना, and new substance which is formed after the chemical change is known as product। तो what is reactant and what is product आप डिफाइन कर लोगे, ठीक है। reactant क्या है, वो ओरिजिनल सबस्टांस जो केमिकल चेंज में पार्टिसिपेट किया था, और what is product, वो न्यू सबस्टांस जो आफ्टर केमिकल चेंज फॉर्म हुआ, ठीक है। तो जैसे ग्लूकोज था, तो ग्लूकोज ओरिजिनल सबस्टांस था, ठीक है ना, तो ग्लूकोज इज अ रिएक्टेंट। ग्लूकोज का हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा करके उसे कन्वर्ट कर दिया था किसमें, CO2 और H2O में, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। तो व्हाट इज CO2 एंड H2O, CO2 एंड H2O इज अ न्यू सबस्टांस, ठीक है ना, व्हिच इज फॉर्म्ड आफ्टर द केमिकल चेंज, दैट इज प्रोडक्ट। आप समझ में आ रही है। तो इस तरीके से जैसे ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है, दिस इज द ओरिजिनल सबस्टांस, ठीक है, तो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड रिएक्टेंट, एंड CO2 एंड H2O इज न्यू सबस्टांस व्हिच इज फॉर्म्ड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन व्हिच इज नोन एज प्रोडक्ट, ठीक है। तो व्हाट इज रिएक्टेंट एंड व्हाट इज प्रोडक्ट, इट मस्ट बी क्लियर फ्रॉम हियर। तो आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं जिसका नाम है केमिकल इक्वेशन। इसका नाम है क्या, केमिकल इक्वेशन। तो व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, वेरी सिंपल। केमिकल इक्वेशन बेसिकली
किसी भी केमिकल चेंज को सिंबल और फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करने को कहते हैं, ठीक है ना। तो जब भी किसी केमिकल चेंज को हम लोग सिंबल या फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कि हम जो भी स्टेटमेंट बोल रहे थे, ठीक है, कि ग्लूकोज, ठीक है ना, when heated on its ignition temperature it get reacted with oxygen and then forms CO2 and H2O. This is whole sentence about glucose ना। तो अगर मैं इसको सेंटेंस के फॉर्म में ना कह करके, ठीक है ना, ग्लूकोज के फॉर्मूला लिख दिए, ऑक्सीजन ना लिख करके ऑक्सीजन का सिंबल लिख दिया, ठीक है ना, और इसको इस तरीके से सिंबल और फॉर्मूला के फॉर्म में पूरे के तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, तो हम उसको बोल सकते हैं कि आयरन व्हेन एक्सपोज्ड इन एनवायरनमेंट, ठीक है ना, absorb some moisture and react with some oxygen and then converted into rust. तो that is word equation, इसको हमने वर्ड से पूरा बोला, ठीक है ना। अब अगर जो है वो इसी में हम लोग सिंबल का यूज कर ले, ठीक है ना, कि आयरन व्हेन एक्सपोज्ड इन एनवायरनमेंट, है ना, it gets some oxygen and moisture from environments and then converted into rust, and the formula of rust is Fe2O3.H2O, ठीक है। तो अब हमने क्या कर दिया, हमने इस पूरे केमिकल चेंज को सिंबल और फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो इसी तरीके के, ठीक है ना, सिंबल और फॉर्मूला से रिप्रेजेंटेशन को, किसी भी केमिकल चेंज के सिंबल और फॉर्मूला से रिप्रेजेंटेशन को ही क्या बोलते हैं हम लोग, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। केमिकल इक्वेशन दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक है स्केलेटन और दूसरा है बैलेंस, ठीक है। तो क्या होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और क्या होता है स्केलेटन केमिकल इक्वेशन, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन।